चलो, अब यहाँ तक आते आते हमने इंडिविजुअल्स का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो सारे पॉइंट हमने समझ लिए। एक बार उसको मैं समराइज करवा देता हूँ, अभी तक हमने जितना देखा, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान देना, पूरा जो टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल वाला, जितना भी अपन ने देखा एक बार उसको पूरा समराइज कर लेते हैं। कंडीशंस रिकॉल कर लो और इन बिटवीन कुछ डाउट्स रह गए हैं तो पूछ लो। हमने देखा इंडिविजुअल्स के लिए जो रेसिडेंशियल स्टेटस है उसको कैटेगराइज कुछ इस तरीके से किया, रेसिडेंट वर्सेस नॉन रेसिडेंट। ये बात जो इन्होंने बोली है कौन से सेक्शन में, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, जिसमें हम बोलते हैं बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर आप रेसिडेंट प्रूव होते हो तो इसमें भी फर्दर बाइफर्केशन है, ऑर्डिनरी वर्सेस नॉन ऑर्डिनरी। ठीक है, ये बाइफर्केशन है। इस बात को समझाने के लिए जो सेक्शन है 6 का सबसेक्शन 6, इसमें जो कंडीशंस दे रखी है उसको बोलते हैं एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस। ये बात हो रही थी। अब पहले ये क्राइटेरिया देखते हैं, रेसिडेंट वर्सेस नॉन रेसिडेंट वाला जो है वो कैसे आपको चेक करना है। इसमें हमने देखा दो कंडीशंस में अगेन बांटा हुआ है, दोनों कंडीशंस के बीच में और है, या तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करो तो आप रेसिडेंट हो जाओगे, या सेकंड वाली। फर्स्ट कंडीशन में बोला था भाई प्रीवियस ईयर देख लो, प्रीवियस ईयर में अगर 182 डेज का स्टे है तो मान लिया जाएगा कि आप रेसिडेंट हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो दूसरा केस है प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर, इसके साथ साथ सॉरी और नहीं, इसके साथ एक एडिशनल कंडीशन या एंड वाली कंडीशन, जिसमें हम देखेंगे 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, और उसमें आपका स्टे कितना होना चाहिए 365 डेज और मोर। तो ये क्राइटेरिया था, इन दोनों में से कोई भी एक फुलफिल करना है। बट अगर ये वाले कंडीशन की बात हो रही है तो ये दोनों फुलफिल करनी है। तो ए और बी दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होगी, उसमें एंड लिखा हुआ है, बट 1 और 2 दोनों में से कोई भी एक। तो जब भी किसी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस हम चेक करते हैं तो पहले ये कंडीशन चेक करते हैं। अगर उसके 182 डेज हो ही रहे हैं फिर ये क्यों गिनना है। बट अगर 182 नहीं हो रहे हैं तो देख लो 60 हो रहे हैं क्या। अगर 60 हो रहे हैं तो फिर ये भी चेक कर लो। तो 1 और 2 में आपको इसी ऑर्डर में जाना चाहिए, वो सजेस्टेड रहेगा वैसा। अब इसमें हमने सबसेक्शन 1 में रेसिडेंट वर्सेस नॉन रेसिडेंट में कुछ स्पेशल केसेस देखे। एक स्पेशल केस देखा जिसमें वो 3 कंडीशंस थी, 1, 2 और 3। एक वो एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, दूसरा इंडियनशिप वाला, और तीसरा इंडियन ओरिजिन का पर्सन, एनआरआई बोलो या पीआईओ बोलो, वो कंडीशन देखी। ये तीनों के लिए हमने ऐसा देखा कि इनको सिर्फ यही कंडीशन यूज करने को मिलती है, इस कंडीशन से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये एक स्पेशल केस था। दूसरी सिचुएशन कौन सी देखी, 15 लाख वाली। उसमें हमने देखा कि जो पर्सन है वो या तो एनआरआई या फिर इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, लेकिन उसकी इंडिया से इनकम कितनी है 15 लाख रुपए से ज्यादा। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना हो तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, 182 वाला तो रहेगा ही, ये वाला रहेगा, लेकिन इसमें डेट चेंज हो जाएगी। 60 डेज के बदले कितने हो जाएंगे 120 डेज और मोर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये एक स्पेशल केस देखा हमने। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हम देख रहे थे वहां बात हुई सब सेक्शन 6 की, विच इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट वर्सेस नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसमें हमने देखा कि अगेन 2 कंडीशंस हैं और दोनों कंडीशंस में हम एंड लगाएंगे बीच में, बिकॉज जो सबसेक्शन की ओरिजिनल लैंग्वेज है वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती है, लेकिन जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ऑर्डिनरी होने के लिए क्या करना पड़ेगा वो बता रहे हैं। बैरेट की लैंग्वेज बोलती है नॉन ऑर्डिनरी में आना हो तो क्या करना पड़ेगा। उनका ओरिएंटेशन लॉजिकली ज्यादा ठीक है, बिकॉज नॉन ऑर्डिनरी में आने की कोशिश कोई क्यों करेगा, टैक्स बचाने के लिए। ऑर्डिनरी वाला तो और ज्यादा टैक्स के चक्कर में फंसने वाला है इंडिया में, क्योंकि वो तो मेजोरिटी ऑफ द डेज इंडिया में रहता है। तो नॉन ऑर्डिनरी में आना एक असेसी के लिए फेवरेबल है। तो इसलिए एक्ट में जब उन्होंने उसका ओरिएंटेशन दिया तो किस फॉर्मेट में दिया, नॉन ऑर्डिनरी होने के लिए क्या करना पड़ेगा। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या रियल कैलकुलेशन करते टाइम हमारे लिए कैलकुलेशन इजी कौन सी पड़ती है, जब हम इसके हिसाब से सोचते हैं। तो इसलिए हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, ये बात हो रही है। अब जो 2 कंडीशंस है उसमें ऑर्डर में वैसा है, 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स देखो, इनमें से कोई भी 2 साल कॉन्जिक्यूटिव जरूरी नहीं है, कोई भी 2 साल में आपका रेसिडेंट प्रूव होना जरूरी है। रेसिडेंट होने का मतलब ही है कि आपको सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 की बेसिक कंडीशंस फुलफिल करनी है, एनी 2 इयर्स, ठीक है। और इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन उसमें बोला है 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में आपका इंडिया में स्टे 730 डेज का कम से कम होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में आओगे।
प्रैक्टिकली हम जब चेक करते हैं तो पहले ये कंडीशन चेक करनी चाहिए कि कैलकुलेशन में इजी है, कैलकुलेटर पे 7 साल की ड्यूरेशन जोड़नी है, इतने हो गए तो इस पे जाओ, क्योंकि इसमें आपको 10 साल में से रैंडमली कोई भी 2 साल चेक करने पड़ेंगे जिसमें आप 6 सबसेक्शन 1 की वो 182 डेज और 60 डेज वाली कंडीशन फुलफिल करो। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर टाइम ज्यादा लगेगा, सॉल्व करने में एफर्ट लगेगा। एग्जाम में टाइम बचाने के लिए पहले ये कंडीशन अपने अप्लाई करके देख सकते हैं, क्योंकि चेक तो दोनों ही करनी है और एक फेल होते ही फिर दूसरी चेक करने का सेंस नहीं रहेगा। अगर यहाँ 729 आ गया, आप सीधा ही लिख दो नॉन ऑर्डिनरी, फिर ये चेक करके क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि एक भी कंडीशन फेल होते ही ऑर्डिनरी वाली कैटेगरी से हम बाहर हो गए। ये बात समझ आ गई। इन्होंने इसको कैसे लिखा है, पूरा रिवर्स है। अगर आप एक्ट पढ़ोगे तो आपको दिखेगा, यहाँ फिर हो जाएगा एंड के बदले और, है ना। ये कंडीशन पूरी, मैं कुछ कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ, फिर मिक्स कर दोगे। यहाँ जो है एंड के बदले क्या हो जाएगा और, अगर आप नॉन ऑर्डिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो। यहाँ जो हम बात कर रहे थे 730 डेज और मोर, वहां है 729 डेज और लेस, ऑपोजिट एकदम। यहाँ बोला था कोई भी 2 साल रेसिडेंट हो जाओ, वहां ऐसा बोला है कोई भी 9 साल नॉन रेसिडेंट हो जाओ। बात एक ही हुई ना, दोस्त या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, दोनों साथ में नहीं हो सकता। तो जब पॉइंट ऑफ व्यू आपका ये ऑर्डिनरी वाला आएगा तो इसमें फिर ये सारी चीजें आपको लिखी हुई दिखेगी। तो आप लैंग्वेज में देखोगे तो आपको सारा वहां पे और मिलेगा। 730 वाले के बदले आपको मिलेगा 729 और लेस। यहाँ था 730 और मोर, उसका ऑपोजिट। वहां था 10 में से 2 साल रेसिडेंट, यहाँ बोला 10 में से 9 साल नॉन रेसिडेंट। अब बात समझ आ रही? ये वाला जो क्राइटेरिया है ये आपको मैंने समझा दिया, आपने सुन लिया, बहुत है। एग्जाम में इस ओरिएंटेशन से लिखने जाना, इस ओरिएंटेशन से सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फिर वहां मिस्टेक हो जाएगी तो अननेसेसरी मार्क्स जाएंगे। आप यही वाला क्राइटेरिया यूज करो जो आपको बताया, सिंपल है, ठीक है। तो इसमें आपका सम कभी रॉन्ग नहीं होगा, और जो आप लिख रहे हो एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं कट कर पाएगा क्योंकि गलत नहीं लिख रहे हो। लॉ के हिसाब से वही बात है, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू या ओरिएंटेशन हमने चेंज किया। बात समझ आ गई? तो ये था आपका सबसेक्शन 6। लास्ट में हमने देखा सबसेक्शन 1A, इसमें स्पेसिफिक कंडीशन बोली थी कि जो असेसी है वो या तो NRI है या PIO है। ये देखा उसकी इंडिया से इनकम कितनी है, 15 लाख रुपए से ज्यादा, और अदर कंट्री में वो टैक्स पे कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो फिर अगर ऐसा बकरा मिल रहा है तो उसको तो फिर वसूल करना ही चाहिए ना। तो भाई इसको सीधा सीधा नाम दे दिया डीम्ड रेसिडेंट। आप चिल्ला चिल्ला के थक जाओ सर मैं रेसिडेंट नहीं हूँ, कोई फायदा नहीं है। डीम्ड मतलब मान लिया गया। फिर बोला सर अब रेसिडेंट तो मान ही लिया, कौन सी कैटेगरी में, ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी? अब बोले नहीं नॉन ऑर्डिनरी। इतना भी आप पे अत्याचार नहीं कर सकते कि ऑर्डिनरी में ही ले लिया तो नॉन ऑर्डिनरी में रखा। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होते हैं, बाय डिफॉल्ट आप नॉन ऑर्डिनरी में चले गए। इसमें आपको सबसेक्शन 6 को चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये बाय डिफॉल्ट फिक्स प्रोविजन है जो फिक्स हो गया यहाँ पे, इसके अंदर कोई चेंज नहीं। बोलो समझ आ गया? तो ये है आपका सबसेक्शन 1A। अब ये सारी बातें हमने देखी। एक पॉइंट और देखा कि भाई इंडियन ओरिजिन का पर्सन या PIO जो बार बार बोल रहे हैं वो क्या है। तो भाई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का सिंपल मतलब है आप, आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी एक अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ हो बिफोर 15 अगस्त 1947 इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। जो आज का पाकिस्तान है वो भी चलेगा, जो आज का इंडिया है वो भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डेट से फर्क पड़ता है, ठीक है। और तब जो यूनाइटेड इंडिया था उसमें आप कहीं पे बॉर्न हुए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बेसिस पे आज आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माने जाओगे। ये क्राइटेरिया कुछ साल के बाद इनको चेंज करना ही पड़ेगा, ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, बिकॉज जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेगी, अभी आपकी जनरेशन में आप अपना एग्जांपल लोगे या मैं अपना एग्जांपल लूंगा तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स हो सकता है 1947 के पहले के बॉर्न हो, आप में से कुछ के नहीं भी होंगे, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन तक तो ये क्राइटेरिया खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि आज जो 75 प्लस हैं या 70 या 78 79 प्लस हैं वो लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन अगली जनरेशन में जब आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी तो आपके पेरेंट्स उनके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, और वो तो 1960s 1970s वाली जनरेशन है, तो 47 के पहले वाला तो कोई होगा ही नहीं। ये रूल इन फ्यूचर अमेंड होगा, लेकिन जब तक वो जनरेशन चल रही है तब तक के लिए रूल कंटिन्यू हो रहा है वैसे। तो अभी के लिए यही रूल है, आपको ध्यान रखना है। बोलो कुछ नहीं समझ आया यहाँ तक? क्लियर हुआ पूरा? तो सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1A, सबसेक्शन 6 इंडिविजुअल्स को लेके जितना भी रेसिडेंट का प्रोविजन होता है सारा हमने यहाँ पे देख लिया। अब जो हम नेक्स्ट हम कल से स्टार्ट करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू HUF।